हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया था, अकबर द ग्रेट का। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने चैप्टर अच्छे से स्टडी किया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपको अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए चैप्टर ये स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस जल्दी मिलें। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स विच आर जहांगीर, बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट, शाहजहां, औरंगजेब, द लेटर मुगल रूलर्स, कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द मुगल रूलर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपॉक्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मुगल रूलर्स की जो हिस्ट्री है, मुगल रूलर्स का जो इतिहास है, वो इंडिया के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट एपॉक्स है। एपॉक्स यानी एक लॉन्ग पीरियड। एपॉक्स मीन्स होता है एक ऐसा लंबा पीरियड जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो मुगल रूलर्स की जो हिस्ट्री है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपॉक्स है इंडियन हिस्ट्री के। द 17th सेंचुरी वॉज रूल्ड बाय मुगल रूलर्स जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। मुगल 17th सेंचुरी पर जो शासन रहा वो मुगल रूलर्स का रहा। मुगल रूलर कौन कौन से थे आपके? जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ठीक है, 17th सेंचुरी जो थी पूरी वो मुगल रूलर्स ने रूल किया। आफ्टर अकबर, अकबर के बाद प्रिंस सलीम हिज एल्डेस्ट सन सक्सीडेड टू द थ्रोन। अकबर की मृत्यु होने के बाद जो उसका बेटा था प्रिंस सलीम, उसका सबसे बड़ा बेटा, वो सिंहासन पर आता है, वो सिंहासन ग्रहण करता है। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर फर्दर, केप्ट इट यूनाइटेड एंड कंसोलिडेटेड द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। उसने अपने जो अकबर का जो एम्पायर था उसे एक्सपेंड किया और आगे बढ़ाया। ठीक है, उसे यूनाइटेड रखा यानी कि जोड़े रखा और अपनी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को कंसोलिडेटेड रखा यानी कि अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी बनाए रखी उसने। किसने? प्रिंस सलीम ने। ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन फाइन आर्ट्स एंड पेट्रोनाइज द आर्टिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और प्रिंस सलीम जो था उसका बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट था फाइन आर्ट्स में, इसीलिए उसने उस पीरियड में जो आर्टिस्ट थे उन्हें पेट्रोनाइज किया था। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं जहांगीर के बारे में। CE 1605 से 1627 तक उसने शासन किया। जहांगीर्स रिबेलियन अगेंस्ट हिज फादर वॉज क्रश्ड बट अकबर फॉरगेव हिम एंड इवन नॉमिनेटेड हिम एज द हायर टू द थ्रोन। जहांगीर ने युद्ध किया था अपने फादर के खिलाफ, लेकिन वो उसमें हार जाता है। ठीक है, अपने फादर के खिलाफ जहांगीर ने युद्ध किया था, लेकिन अकबर उसे फिर भी माफ़ कर देता है। और माफ़ तो करता है और तो और वो क्या करता है, उसी को जहांगीर को सिंहासन के लिए अगला हायर भी बताता है। हायर मीन्स जो उसके बाद सिंहासन चढ़ेगा। ठीक है, सिंहासन पर बैठेगा। द रिबेलियन हैपेंड ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ अकबर्स रेन। जो इन दोनों के बीच में रिबेलियन हुआ था, जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, वो ऑलमोस्ट जब हुआ था जब अकबर के शासन का अंत आ गया था। प्रिंस सलीम असेंडेड द थ्रोन इन 1605 आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर। प्रिंस सलीम जो है सिंहासन पर, जो उसने सिंहासन ग्रहण किया 1605 में किया था जब अकबर की डेथ हो गई थी। ठीक है, ही टुक द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन जहांगीर मीनिंग कन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड। उसे टाइटल मिला था नूरुद्दीन जहांगीर का, जिसका मीनिंग हो गया कि वर्ल्ड को कन्क्वेयर करने वाला, कन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार को जीतने वाला। ठीक है, यानी कि प्रिंस सलीम का ही नाम है जहांगीर। उसका पूरा नाम क्या है फिर दूसरा? नूरुद्दीन जहांगीर। उसे टाइटल मिला था। ही कंटिन्यूड द पॉलिसीज ऑफ हिज फादर। उसने अपने फादर की पॉलिसीज को कंटिन्यूड रखा। ठीक है, ही मेंटेन गुड रिलेशंस विद द राजपूत। उसने राजपूत के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखे। ही वॉज अ लर्नड मैन। वो एक सीखने वाला इंसान था। ठीक है, ही वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेस। वो वर्च्यूज एंड वाइसेस का भी एक कॉम्बिनेशन था। वर्च्यू एंड वाइस का कॉम्बिनेशन यानी उसमें अच्छाइयाँ भी थी और बुराइयाँ भी थी। ये जहांगीर का आपको फोटो दिखाया हुआ है। आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। आगे है इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग जहांगीर्स टाइम।
जहांगीर का जब शासन था उस टाइम पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। सबसे पहला था रिबेलियन ऑफ खुसराव, खुसराव का युद्ध। जहांगीर सन, जहांगीर का बेटा प्रिंस खुसराव रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर, जहांगीर के बेटे ने यानी कि प्रिंस खुसराव जो था उसने भी अपने फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। ही लेफ्ट आगरा, उसने आगरा छोड़ दिया एंड ऑक्यूपाइड लाहौर, और लाहौर को अपने अंडर कर लिया। बट वॉज परस्यूड बाय हिज फादर, लेकिन उसके फादर के द्वारा परस्यू कर दिया जाता है यानी कि हरा दिया जाता है। ही वॉज डिफीटेड, कैप्चर्ड एंड इम्प्रीजन, उसे हरा दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। गुरु अर्जन देव, द फिफ्थ सिख गुरु, वॉज टॉर्चर्ड एंड पुट टू डेथ फॉर हैविंग गिवन शेल्टर टू खुसराव इन डिस्ट्रेस। गुरु अर्जन देव ये कौन थे? फिफ्थ सिख गुरु थे। उन्हें टॉर्चर किया गया और उन्हें मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रेस के टाइम पर खुसराव को शेल्टर दिया था, शरण दी थी, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। तो और क्योंकि उन्होंने शेल्टर दी थी खुसराव को डिस्ट्रेस के टाइम पर, डिस्ट्रेस मीन्स होता है परेशानी के टाइम पर उन्होंने उसे शेल्टर दिया था। तो ये था आपका रिबेलियन ऑफ खुसराव। खुसराव उसके बेटे का नाम था, जहांगीर के बेटे का नाम। ठीक है, अगला कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट था? द डेक्कन कैंपेन्स। जहांगीर्स कैंपेन्स इन द डेक्कन वर नॉट सक्सेसफुल। जहांगीर ने जो कैंपेन्स किए थे डेक्कन एरिया में वो सक्सेसफुल नहीं थे। मलिक अम्बेर हैड बिकम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ अहमदनगर। मलिक अम्बेर जो था वो इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है अहमदनगर का। इन CE 1617 में प्रिंस खुर्रम हैड पार्शियल सक्सेस अगेंस्ट मलिक अम्बेर, बट अ फ्यू ईयर्स लेटर ही डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस वंस अगेन। CE 1617 में प्रिंस खुर्रम ने पार्शियल सक्सेस तो पा ली थी मलिक अम्बेर के खिलाफ, लेकिन कुछ साल बाद उसने अपनी इंडिपेंडेंस को फिर से डिक्लेयर कर दिया, अपनी आज़ादी को फिर से डिक्लेयर कर दिया। द डेक्कन रिमेन्ड अ ट्रबल स्पॉट फॉर द मुगल्स। डेक्कन एरिया जो था मुगल्स के लिए परेशानी खड़ी करने वाला जगह बन गई थी। प्रिंस खुर्रम्स डेक्कन कैंपेन, प्रिंस खुर्रम का जो डेक्कन कैंपेन था रिजल्टिंग इन द कैप्चर ऑफ द फोर्ट ऑफ अहमदनगर अर्नड हिम द टाइटल शाहजहां। प्रिंस खुर्रम ने जो डेक्कन कैंपेन की थे जिस वजह से उसने अहमदनगर के किले को कैप्चर कर लिया था, उसे टाइटल मिल जाता है शाहजहां। किसे मिलता है? प्रिंस खुर्रम को बोला गया शाहजहां। क्यों? क्योंकि उसने डेक्कन कैंपेन्स किए थे जिस वजह से वो अहमदनगर के किले को क्या कर पाया? कैप्चर कर पाया। तो ये था आपका डेक्कन कैंपेन। ये सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहांगीर के टाइम पर। अगला था वॉर अगेंस्ट द राजपूत्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के जो राजपूत थे उनके अगेंस्ट युद्ध किया गया। जहांगीर लेड अ कैंपेन अगेंस्ट द रूलर ऑफ मेवाड़ राणा अमर सिंह, द सन ऑफ राणा प्रताप। जहांगीर ने कैंपेन किया था अगेंस्ट द रूलर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के रूलर के अगेंस्ट। वो मेवाड़ का रूलर कौन था? राणा अमर सिंह, राणा प्रताप का बेटा। द राणा वॉज डिफीटेड इन CE 1614। राणा अमर सिंह को भी हरा दिया जाता है 1614 में। एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स रिमेन लॉयल टू द मुगल एम्परर। और जब राणा को हरा दिया गया तो 1614 से लेकर और आगे तक वो मुगल एम्परर के लिए वफादारी का काम करता रहा, यानी कि वो उनके साथ हो गया। ठीक है, अगला होता है कंक्वेस्ट ऑफ कांगड़ा इन 1622 में प्रिंस खुर्रम सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द फोर्ट ऑफ कांगड़ा आफ्टर अ सीज ऑफ 14 मंथ्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रिंस खुर्रम कांगड़ा के किले को कैप्चर करने में सफल होता है आफ्टर अ सीज ऑफ 14 मंथ्स। 14 मंथ्स के सीज में, यानी कि 14 मंथ्स की उसने घेराबंदी करी थी पहले कांगड़ा एरिया में। ठीक है, फिर 14 मंथ्स के बाद वो कांगड़ा के किले को क्या कर पाता है? सक्सीड करने में सक्सेसफुल हो जाता है, कैप्चर करने में। कौन? प्रिंस खुर्रम। लेटर ऑन अ मॉस्क्यू वॉज बिल्ट देयर, और उसके बाद फिर वहाँ पर एक मॉस्क्यू बना दिया जाता है। ही ऑल्सो कन्क्वेयर्ड बांग्ला एंड अवध, और फिर उसने बंगाल एंड अवध को भी कन्क्वेयर कर लिया था, जीत लिया था। और अगला इवेंट कौन सा होता है? लॉस ऑफ कांधार। अकबर हैड कन्क्वेयर्ड कांधार ड्यूरिंग हिज राइन। अकबर ने अपने शासन के दौरान कांधार को कन्क्वेयर कर लिया था, जीत लिया था। द शाह ऑफ पर्शिया रिकन्क्वेयर्ड इट्स ड्यूरिंग जहांगीर्स राइन। लेकिन जब जहांगीर का शासन आता है तो पर्शिया का जो राजा था उसने उसे रिकन्क्वेयर कर लिया, कांधार को अपने अंडर कर लिया। जहांगीर ऑर्डर्ड हिज सन खुर्रम टू गो टू कंधार बट ही रिफ्यूज्ड। जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को ऑर्डर दिए कि कंधार जाओ, लेकिन उसने मना कर दिया। कांधार वॉज लॉस्ट टू द मुगल्स, और इसी वजह से कांधार जो है वो मुगल्स के हाथों से छूट जाती है। समझ में आया? अकबर का बेटा था कौन? जहांगीर। जहांगीर का बेटा था खुर्रम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जहांगीर के टाइम पर। अब आती है बात राइज ऑफ नूरजहां, नूरजहां का राइज। जहांगीर मैरिड नूरजहां इन CE 1611। जहांगीर की शादी होती है नूरजहां से 1611 में। अर्लियर शी वॉज नॉन एज
मेहरुनिसा, सब उसे स्टार्टिंग में मेहरुनिसा के नाम से जाना जाता था। शी वॉज द विडो ऑफ एन अफगान नोबल, शेर अफगान। वो एक विधवा थी एक अफगान इंसान की, ठीक है, जिसका नाम था शेर अफगान, उसकी विधवा थी मेहरुनिसा। जहांगीर मैरिड हर एंड मेड हर हिज चीफ क्वीन। जहांगीर ने उससे शादी करी और उसे अपनी चीफ क्वीन बना लिया, महारानी बना लिया। जहांगीर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर सो मच दैट ही डिपेंडेड ऑन हर इवन इन द मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जहांगीर उससे इतना खुश था, इतना प्रभावित था कि वो हर चीज़ के लिए उस पर डिपेंड रहता था। इवन अगर सरकार के या मैनेजमेंट के भी मैटर्स होते थे ना, तो वो नूरजहाँ से ही क्या करता था, मेहरुनिसा से ही पूछ कर करता था सारे काम। नूरजहाँ एक्वायर्ड क्रेडिट ओवर जहांगीर एंड बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ द स्टेट। नूरजहाँ ने क्या किया, जहांगीर को से क्रेडिट ले लिया और स्टेट की वर्चुअल रूलर बन गई। कॉइन्स वर इशूड इन हर नेम अलॉन्ग विद दैट ऑफ द एम्परर। कॉइन्स जो थे उसके नाम पर इशू होने लगे और उसके साथ साथ राजा के नाम पर भी इशू होने लगे। सॉरी, राजा के नाम पर तो होते ही होते थे, उसके नाम पर भी इशू होने लगे थे कॉइन्स। द रॉयल फरमान्स वर ऑल्सो इशूड एट हर इंस्टेंस। रॉयल फरमान्स, फरमान्स क्या होता है, रॉयल ऑर्डर्स, जो शाही ऑर्डर दिए जाते थे वो भी उसके नाम पर दिए जाने लगे, नूरजहाँ के नाम पर। शी बिकेम द रियल रूलर बिहाइंड द थ्रोन एंड इवन अपॉइंटेड हाई ऑफिशियल्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ हर ओन फैमिली। एल्डर सन ऑफ जहांगीर रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट नूरजहाँ एंड हिज ओन फादर जहांगीर। क्या बोल रहा है, शी बिकेम द रियल रूलर बिहाइंड द थ्रोन। सिंहासन पर बैठता तो कौन था, जहांगीर, लेकिन असल में शासन कौन कर रहा होता था, नूरजहाँ कर रही होती थी, ठीक है। और तो और वो हाई ऑफिशियल्स को जो अपॉइंट करती थी ना, वो अपनी खुद की फैमिली से करती थी, ठीक है, जहांगीर के बड़े बेटे को और अपनी खुद की फैमिली से ही ऑफिशियल मेंबर्स बनाती थी, ठीक है, जिस वजह से नूरजहाँ के रिवोल्ट में बहुत से लोग खड़े हो गए और उसके खुद के फादर जहांगीर भी खड़े हो गए। नूरजहाँ's influence faded out after the death of जहांगीर and she chose to retire from the public life। नूरजहाँ का जो प्रभाव था वो जहांगीर की मृत्यु के बाद ख़त्म होता गया, फेड होता गया, फीका पड़ता गया, और उसने फिर चूज़ किया कि वो पब्लिक लाइफ से रिटायर होगी, यानी कि वो आगे और ऐसे काम नहीं करेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन का संभाल रही है या फिर शासन कर रही है, उसने ऐसा करने से मना कर दिया, ठीक है। गाइस यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट पे मिस्टेक हो गई है। ये वाला जो पॉइंट है ना कि वो एक तो सिंहासन पर बैठता तो जहांगीर था, लेकिन रियल में शासन कर रही होती थी नूरजहाँ, ठीक है। और तो और फिर उसके बाद क्या होता है, जो हाई ऑफिशियल्स उसने अपॉइंट कर रहे होते हैं ना अपनी खुद की फैमिली से, और तो वो भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जो हाई ऑफिशियल्स उसने अपॉइंट करे होते हैं ना, वो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, नूरजहाँ के अगेंस्ट और अपने वो जहांगीर के अगेंस्ट। और उसकी फैमिली का जो उसका बेटा था ना, जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा, वो भी उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। इसीलिए जब नूरजहाँ की डेथ हो जाती है तो उसका इफेक्ट, सॉरी नूरजहाँ की नहीं, जहांगीर की जब डेथ हो जाती है उसके बाद नूरजहाँ का जो प्रभाव था वो ख़त्म सा हो रहा था, फीका सा पड़ता जा रहा था। इसीलिए उसने चूज़ किया कि वो पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले लेगी और आगे काम नहीं करेगी, ठीक है। ये नूरजहाँ की फ़ोटो आपको दिखाई हुई है। आगे करते हैं चैप्टर। ये था नूरजहाँ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जहांगीर की पॉलिसीज़ के बारे में। जहांगीर्स पॉलिसीज़। जहांगीर फॉलोड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म। जहांगीर ने अपने फादर की पॉलिसी फॉलो करी। उसके फादर की पॉलिसी थी सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स क्या होता है कि वो सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट देता था। ही वॉज अ लिबरल रूलर हु वॉज टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। बोला है ना, वो एक बहुत ही दयालु रूलर था जो सभी रिलीजन्स के लिए टॉलरेंट था, यानी कि सभी रिलीजन्स को इक्वल रेस्पेक्ट देता था। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एंड हैड इंस्टॉल्ड अ चेन ऑफ जस्टिस फॉर द सीकर्स ऑफ जस्टिस। वो लोगों की सब्जेक्ट्स यानी अपने लोगों के वेलफेयर के लिए कंसर्न था, ठीक है, इसलिए उसने एक चेन ऑफ जस्टिस का सिस्टम इंस्टॉल किया था जिन लोगों को न्याय चाहिए उनके लिए। दे कुड रिंग इट टू गेट द एम्परर्स अटेंशन। और वो जो चेन ऑफ जस्टिस थी ना, तो जिसको न्याय चाहिए था वो उसे बजा सकते थे, उस चेन को रिंग कर सकते थे ताकि एम्परर की अटेंशन, जो राजा का ध्यान है, वो अपनी तरफ ले सके एंड प्रेजेंट देयर ग्रीवेंस, और अपना जो दुख है, अपनी जो परेशानी है, उसे अपना प्रेजेंट कर सके। जहांगीर वुड डू जस्टिस। और उसके बाद जहांगीर जो है वो न्याय करता था। Jahangir continued having friendly relations with the Rajputs while having matrimonial alliances with them and appointing Rajput chiefs to high post in the administration. जहांगीर ने फ्रेंडली रिलेशंस अपने बनाए रखे राजपूत के साथ। कैसे फ्रेंडली रिलेशंस बनाए? मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बनाकर, यानी कि शादी विवाह के संबंध बनाकर उनके साथ बनाए राजपूत के साथ। और राजपूत के जो मेन
चीफ्स वगैरह होते थे ना, तो उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उसने हाई पोस्ट दी, जिस वजह से राजपूत को उसने अपने फ्रेंडली रिलेशंस में बनाए रखा। जहांगीर वॉज अ स्कॉलर एंड नेचर एंथुसियास्ट। जहांगीर एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी था और एक नेचर एंथुसियास्ट था, यानी कि उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। ही रॉट हिज ऑटोबायोग्राफी, उसने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी, ठीक है, जिसका नाम था द तुजुक ए जहांगीरी। ही लेड आउट मैनी गार्डन्स, उसने बहुत सारे गार्डन्स बनवाए, इंक्लूडिंग द फेमस शालीमार बाग गार्डन्स इन लाहौर, जिसमें एक बहुत फेमस गार्डन है जिसका नाम है शालीमार बाग गार्डन, लाहौर में है ये। ही ऑल्सो एनकरेज पेंटिंग, उसने पेंटिंग्स को भी बढ़ावा दिया। वन ऑफ द फेमस पेंटर्स पैट्रोनाइज्ड बाय हिम वॉज उस्ताद मंसूर, एक बहुत ही फेमस पेंटर थे, ठीक है, जिसे उसने पैट्रोनाइज किया था, जिसका नाम था उस्ताद मंसूर। द पेंटिंग्स ऑफ द पीरियड रिफ्लेक्ट मोर ऑफ इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस रेदर देन पर्शियन इन्फ्लुएंस। जो पेंटिंग्स थी इस पीरियड की, ठीक है, जहांगीर के टाइम पर जो पेंटिंग्स थी उसमें इंडियन कल्चर ज़्यादा दिखता है, इंडियन ट्रेडिशंस ज़्यादा दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू पर्शियन, ठीक है। तो ये था जहांगीर की पॉलिसीज़, जहांगीर का काम करने का तरीका। अब आता है बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट। यूरोपियन सेटलमेंट की स्टार्टिंग कैसे होती है, ठीक है। इन 1498 में क्या होता है, वास्को ड गामा, अ पोर्टुगीज सेलर, रीच्ड कैलिकट एंड सीन्स दैट द पोर्टुगीज कंटिन्यू टू ट्रेड विद इंडिया। 1498 सीई में वास्को ड गामा एक पोर्टुगीज सेलर थे, ठीक है, जो कलिकट पहुंचते हैं, और उसके बाद से पोर्टुगीज ने इंडिया के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इन दी बिगिनिंग, स्टार्टिंग में जहांगीर वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पोर्टुगीज ट्रेडर्स। स्टार्टिंग में जहांगीर जो था पोर्टुगीज ट्रेडर्स के साथ अच्छे से रह रहा था, अच्छे से उसने व्यवहार किया। ही ऑल्सो गेव देम सम ट्रेड कंसेशंस, उसने ट्रेड कंसेशंस भी दिए, यानी कि व्यापार पर डिस्काउंट्स भी दिए। बट द ट्रेडिंग रिलेशन बिटवीन पोर्टुगीज ट्रेडर्स एंड मुगल एम्पर बिकेम स्ट्रेन्ड इन 1613। लेकिन ये जो ट्रेडिंग रिलेशंस थे स्टार्टिंग में तो अच्छे थे, लेकिन वो बाद में स्ट्रेंड हो जाते हैं, थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं 1613 में। कब, क्यों, इस वजह से होते हैं, व्हेन पोर्टुगीज पायरेट्स अटैक्ड मुगल शिप्स। लेकिन कब होते हैं, जब पोर्टुगीज पायरेट्स ने मुगल शिप्स पर अटैक कर दिया एंड डिस्ट्रॉयड देयर कार्गो, और उनके कार्गो को डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट एंड सब्जुगेशन ऑफ द पोर्टुगीज, इस वजह से उनके बीच में युद्ध हो जाता है। अनदर यूरोपियन पावर, इंग्लैंड वांटेड टू प्रमोट ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। पहले तो पोर्टुगीज लोगों ने अपना इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश करी। उसके बाद यूरोपियन पावर आई दूसरी, इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड भी इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस प्रमोट करना चाहता था, व्यापार बढ़ाना चाहता था। टू इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो, विजिटेड जहांगीर्स कोर्ट। दो इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दो अंग्रेज थे, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं। जहांगीर गेव देम सम कंसेशंस, जहांगीर उन्हें कुछ कंसेशंस यानी कि डिस्काउंट्स देता है। एंड द ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेटलमेंट एट सूरत अराउंड 1618। और जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपने पहला ट्रेडिंग सेटलमेंट क्या कर लेते हैं, सूरत में डेवलप कर लेते हैं, सेटअप कर देते हैं, जहाँ पर मतलब वो अपना पहला व्यापार सूरत में स्टार्ट कर देते हैं 1618 में, ठीक है। ये थी यूरोपियन सेटलमेंट इंडिया में कैसे बिगिन हुआ। इस तरीके से यूरोपियन सेटलमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ। अब आती है बात शाहजहाँ के बारे में, ठीक है। 1628 से 1658 तक रहा उसका शासन। प्रिंस खुर्रम बिकेम द एम्परर इन CE 1628 आफ्टर डिफीटिंग हिज ब्रदर्स एंड टुक द टाइटल ऑफ शाहजहाँ, द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। प्रिंस खुर्रम CE 1628 में एम्परर बन जाता है, राजा बन जाता है अपने भाइयों को हराने के बाद, और उसके बाद उसे एक टाइटल भी मिल जाता है शाहजहाँ। शाहजहाँ यानी पूरे वर्ल्ड पे शासन करने वाला। द स्प्लेंडर ऑफ आर्किटेक्चर रीच इज जेनिथ ड्यूरिंग शाहजहाँ पीरियड। आर्किटेक्चर का जो स्प्लेंडर था, यानी कि जो उस आर्किटेक्चर का एक इम्प्रेसिव ब्यूटीफुल अपीयरेंस था, वो उसके जेनिथ पर यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर, उसके पीक पर पहुंच जाता है जब शाहजहाँ का पीरियड था। शाहजहाँ's reign was more or less peaceful except for minor wars and revolts। शाहजहाँ का जो शासन था वो बहुत ज़्यादा कम शांत रहा, अगर हम छोटे मोटे युद्धों को या विद्रोहों को छोड़ दें। इन CE 1627 में राजा जुझर सिंह ऑफ बुंदेलखंड रिवोल्टेड बट ही वॉज डिफीटेड। 1627 में राजा जुझर सिंह जो थे बुंदेलखंड के, उन्होंने भी विद्रोह किया लेकिन वो हारे गए, ठीक है। ही रिवोल्टेड अगेन इन CE 1635 में वो फिर से युद्ध करते हैं एंड ही वॉज किल्ड, और उसमें वो मारे जाते हैं। शाहजहाँ रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट हिज ओन फादर, और शाहजहाँ अपने ही फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट भी करता है,
ठीक है। इसके बाद आता है शाहजहाँ की कैंपेन्स कौन कौन से उसने चलाए। वैन खान जहाँ लोधी द सूबेदार ऑफ डेक्कन रिवोल्टेड ही टू वॉज किल्ड। जब खान जहाँ लोधी जो डेक्कन एरिया का सूबेदार था उसने विद्रोह किया तो वो भी मारा गया। शाहजहाँ शाहजहाँ चाहता था कि वो wanted to subdue the Deccan states, वो डेक्कन स्टेट्स को अपने अंडर करना चाहता था। देयर वर 3 states in डेक्कन, डेक्कन में 3 states थे, अहमदनगर, बिजपुर एंड गोलकोंडा। दी स्टेट्स यूज टू गिव शेल्टर टू दी एनिमीज ऑफ द मुगल एम्पर। ये स्टेट्स जो हैं वो मुगल एम्पर के एनिमीज को क्या करते थे, शेल्टर देते थे, एंड दस क्रिएटेड ट्रबल, और इसी वजह से परेशानियां क्रिएट होती थी। शाहजहाँ वांटेड टू ब्रिंग देम अंडर कंट्रोल, शाहजहाँ ये चाहता था कि उन्हें अपने अंडर कंट्रोल ला सके। प्रिंस औरंगजेब वॉज मेड दी सूबेदार ऑफ डेक्कन, प्रिंस औरंगजेब को डेक्कन का सूबेदार बना दिया गया। ही लेड कैंपेन्स अगेंस्ट दीज स्टेट्स, और इन स्टेट्स के अगेंस्ट उसने कैंपेन्स चलाए। ठीक है। अहमदनगर वॉज कन्क्वायर्ड इन 1633, अहमदनगर को कन्क्वायर कर लिया जाता है 1633 में। बिजपुर सबमिटेड इन 1636, बिजपुर अपने आप को सबमिट कर देता है 1636 में, और गोलकोंडा भी अपने आप को सबमिट कर देता है 1656 में। अ ट्रीटी ऑफ पीस वॉज साइन, ठीक है, एक ट्रीटी ऑफ पीस साइन कर लिया गया उनके बीच में। ट्रीटी ऑफ पीस मीन्स होता है, ट्रीटी ऑफ पीस होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करना, ठीक है, कि एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ या दो कंट्रीज़ या दो गवर्नमेंट्स के बीच में जो वॉर को फॉर्मली क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। तो इन तीनों कंट्रीज से ट्रीटी ऑफ पीस साइन करवा लिया जाता है। बट शाहजहाँ अटेम्प्ट टू एनेक्स बिजपुर एंड गोलकोंडा वॉज नेवर सक्सेसफुल, लेकिन शाहजहाँ का जो अटेम्प्ट थी, जो उसकी कोशिश थी बिजपुर और गोलकोंडा को क्या करने की, एनेक्स करने की, वो सक्सेसफुल नहीं रही कभी भी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते उसने भी सिर्फ अहमदनगर को जीता था, बिजपुर और गोलकोंडा ने सबमिट किया था अपने आप को। ठीक है। द डेक्कन स्टेट्स ऑफ अहमदनगर, बिजपुर एंड गोलकोंडा पेड एन एनुअल ट्रिब्यूट टू शाहजहाँ। डेक्कन स्टेट जो थे अहमदनगर, बिजपुर और गोलकोंडा, वो शाहजहाँ को एक एनुअल ट्रिब्यूट पे करते थे। द ह्यूज सम्स रिसीव्ड एज ट्रिब्यूट्स इंक्रीज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर। जो इतने बड़े बड़े सम्स दिए जाने लगे, ट्रिब्यूट्स दिए जाने लगे इन तीनों स्टेट्स के द्वारा, इस वजह से उसके एम्पायर के फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं। आया समझ में। शाहजहाँ सेंट्रल एशियन कैंपेन्स एम्ड एट रिवाइविंग हिज फेमस मंगोल एंसेस्टर तिमूर्स मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स एंडेड इन अ फियास्को। शाहजहाँ के जो सेंट्रल एशियन कैंपेन्स थे उसका मेन मोटिव क्या था, मेन एम क्या था, कि उसका जो फेमस मंगोल एंसेस्टर थे उसे रिवाइव करना चाहता था। तिमूर्स मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स, तिमूर की जो मिलिट्री थी वो ख़त्म हो जाती है और एक फियास्को में एंड हो जाती है। फियास्को मीन्स होता है आपका, लेकिन वो फेल हो जाता है। ठीक है। शाहजहाँ के जो सेंट्रल एशियन कैंपेन करी थी उसका मेन एम यह था कि जो उसका मंगोल एंसेस्टर है तिमूर, उसकी मिलिट्री को वो क्या कर सके, रिवाइव कर सके। ठीक है। उसकी मिलिट्री टेक्निक्स को रिवाइव कर सके, लेकिन वो इस चीज़ को करने में फेल हो जाता है। फियास्को मीन्स होता है विफलता प्राप्त हो जाती है उसे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इन दी कैंपेन अगेंस्ट कांधार, कांधार के अगेंस्ट जो उसने कैंपेन किया था, शाहजहाँ वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, शाहजहाँ सक्सेसफुल उसमें नहीं रहता है। दो ही सिक्योर्ड कांधार फॉर अ शॉर्ट वाइल इन 1653 ही लॉस्ट इट अगेन टू द पर्शियन रूलर। यहाँ पर बोला ना शाहजहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, यानी कि उसने अपने अंडर तो कर लिया था कांधार को, लेकिन कुछ टाइम के लिए किया था। 1653 में वो कांधार को फिर से खो देता है और कांधार पर्शियन रूलर के द्वारा अपने अंडर कर लिया जाता है। द पोर्टुगीज हु हैड कम टू इंडिया टू ट्रेड बिकम ट्रबलसम ड्यूरिंग शाहजहाँ टाइम। वो पोर्टुगीज लोग जो इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए, वो भी कुछ परेशानियां क्रिएट करते हैं शाहजहाँ के टाइम में। ही सेंट वन ऑफ हिज एफिशिएंट जनरल्स टू अटैक हुगली, द पोर्टुगीज सेटलमेंट इन बंगाल विच वॉज फाइनली कैप्चर्ड। उसने अपने एक एफिशिएंट जनरल्स को, अपने कुछ मिनिस्टर्स को हुगली पर अटैक करने के लिए भेजा। हुगली क्या था, बंगाल में पोर्टुगीज़ लोगों का सेटलमेंट एरिया था, और जिसे भी उस हुगली एरिया को भी वो लोग अपने अंडर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। द लास्ट डेज ऑफ शाहजहाँ लाइफ वर नॉट वेरी पीसफुल। शाहजहाँ की ज़िंदगी के जो आखिरी दिन थे वो ज़्यादा पीसफुल नहीं थे। इन 1657 में ही फेल्ट सीरियसली इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। विच लेड टू अ वॉर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग हिज 4 सन्स, जिस वजह से वो इतना बीमार पड़ जाता है कि उसके जो 4 बेटे थे उनके बीच में ही युद्ध होने लग जाते हैं। वॉर ऑफ सक्सेशन यानी ऐसा युद्ध जिसमें उसके चारों बेटे इस बात पर लड़ रहे थे कि अब सिंहासन पे कौन बैठेगा। तो उसके 4 बेटे थे, दारा, शुजा, औरंगजेब एंड मुराद। बट इन दी वॉर दैट फॉलोड औरंगजेब डिफीटेड ऑल हिज ब्रदर्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर इन 1658। लेकिन जो उन्होंने वॉर्स किए थे, जो उन्होंने युद्ध किया था, उसमें
औरंगज़ेब सभी अपने भाइयों को हरा देता है और अपने आप को राजा घोषित कर देता है 1658 में। ही इम्प्रिजेंट हिज फादर एंड किल्ड टू ऑफ हिज ब्रदर्स, और वो अपने फादर को तो मार देता है, सॉरी जेल में डाल देता है और अपने दोनों भाइयों को मार देता है। शाहजहाँ डाइड इन 1666। शाहजहाँ 1666 में मर जाता है आफ्टर लिविंग इन कैप्टिविटी फॉर 8 ईयर्स। 8 साल जेल में रहने के बाद वो मर जाता है 1666 में। कौन? शाहजहाँ। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जहांगीर एंड शाहजहाँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।